हाय स्टूडेंट, दिस इज राजेश जेमनानी, यू आर वाचिंग द एजुकेशन एकेडमी मीरपुर मार्केलो। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ेंगे, चलिए हम देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताएगा? अब ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है, ली चैटलियर साइंटिस्ट का नाम है। 1884 में इसने ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था और इस प्रिंसिपल को हम लॉ ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम इस लॉ में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन अ रिएक्शन, ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन विच इज एट इक्विलिब्रियम। कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है तो उस एस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पे और सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, सिस्टम एक इक्विलिब्रियम पे है, उस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम पर प्रेशर चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें या कंसंट्रेशन चेंज करें, उसका इफेक्ट क्या होगा। सो ली चैटलियर ने यही हमें प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चेंज का इफेक्ट बताया था कि जब हम ये चेंजेस करेंगे इक्विलिब्रियम पे तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, कि वो रिएक्शन कहाँ जाएगा, एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। इसीलिए हम इस लॉ को लॉ ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मोबाइल मींस मूविंग, तो इक्विलिब्रियम या तो राइट साइड मूव करेगा या फिर वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है, प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब या तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी यानी इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सो आइदर ऑफ द पॉसिबिलिटी हो सकती है जब हम प्रेशर, टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो इसको ली चैटलियर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और उस पे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। अब स्ट्रेस और कांस्टेंट का मतलब ये है कि हम प्रेशर चेंज करते हैं या हम टेम्परेचर चेंज करते हैं या हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, तो इन फैक्टर चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या असर होगा, वही हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है। क्या बता रहा है कि पहली बात, फ्रेंच केमिस्ट ली चैटलियर इन 1884 studied the effect of pressure, temperature and concentration on the various reversible reactions at equilibrium। तो इसने बहुत सारे रिएक्शंस पे जो है, रिवर्सिबल रिएक्शंस पे जो इक्विलिब्रियम पे थे, उन पे प्रेशर का, टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का क्या बताया था, इफेक्ट बताया था। वो कैसे बताया था वो इसकी स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं। अच्छा, और क्या है? दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इस प्रिंसिपल में हम यही देखेंगे, इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड गया, इक्विलिब्रियम राइट साइड गया, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो मूव करती रहती है, समटाइम ऑन द राइट साइड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, समटाइम्स ऑन द बैकवर्ड साइड टुवर्ड्स रिएक्टेंट। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस और कांस्टेंट। अभी दोनों वर्ड का मतलब ये है कि हमने प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया, हमने टेम्परेचर चेंज किया या कंसंट्रेशन चेंज की, ठीक है। आइदर ऑफ द चेंज, कोई भी चेंज इंपोज करेंगे, सिस्टम जो है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था, उस पे हम इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर चेंज करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन जो है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब या तो इक्विलिब्रियम राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड, कहां जाएगा उसकी फर्दर एक्सप्लेन देखते हैं। When if a system at equilibrium is subjected to a stress or constant by changing pressure, temperature or concentration, the system tends to shift in a direction which minimize the change imposed on it। कि अगर हमने एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे है, एक सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम पे है, अगर हम उस पे प्रेशर, टेम्परेचर या कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में जो हमने चेंज इंपोज की है वो चेंज मिनिमाइज हो सके और इक्विलिब्रियम वापस रिस्टोर हो सके, इक्विलिब्रियम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस रिस्टोर हो सके, यानी रीगेन हो सके और इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए। तो इक्विलिब्रियम वैसे रिएक्ट करेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो हमने क्या किया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। अब इक्विलिब्रियम कैसे एक्ट करेगा कि उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस साइड कंसंट्रेशन कम हो, ताकि ये जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है ये कम होके वापस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करे। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन टू मिनिमाइज और टू रिड्यूस और टू नलिफाई द इफेक्ट इम्पोज, कि हमने इम्पोज किस डायरेक्शन में किया है, तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मूव होगा ताकि वो जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सके, इक्विलिब्रियम जो है आपका स्टेब्लिश हो सके। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम वेरियस इफेक्ट पढ़ेंगे। इफेक्ट क्या क्या है? हम जो फर्स्ट इफेक्ट करते हैं वो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन चेंज करने से व्हाट शुड बी द चेंज इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम की पोजीशन लेफ्ट राइट कहां मूव करेगी, कहां शिफ्ट करेगी, ये हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, बस सिंपल सी एक बात नोट कर लें, याद कर लें अपने पास कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बस एक ये बात आप जहन में रख लो। अब डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, बस आप ये चीज जहन में रखें कि इक्विलिब्रियम जो है या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड में। अगर आप जिस डायरेक्शन में भी अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हाई कंसंट्रेशन किसकी हो गई? रिएक्टेंट की। तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विलिब्रियम है कि CO2 NO, इक्विलिब्रियम के बाद CO प्लस NO2। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं कि अगर इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अगर हम CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अब CO2 है क्या? CO2 इज द रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। CO2 इज रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो जैसे ही आप CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, सॉरी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ये रिएक्शन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा कि चेंज इस तरह से होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो सिस्टम इस तरीके से एक्ट करेगा ताकि इस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन का इफेक्ट जो है उसको नलीफाई कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके, ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो। अब इक्विलिब्रियम कब स्टेब्लिश होगा? जब इक्विलिब्रियम पोजीशन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू मूव करेगी कहां? टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। ठीक है, सो हाई कंसंट्रेशन किसकी हो गई इस वक्त? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो किसका रिएक्टेंट है? फॉरवर्ड का। तो क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? फॉरवर्ड। अगर आप NO की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे फिर भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मूव करेगा। अगर आप दोनों की बढ़ाएंगे CO2 एंड NO, फिर भी इक्विलिब्रियम कहां मूव करेगा? फॉरवर्ड में मूव करेगा। अच्छा, ये तीनों डायरेक्शन में, तीनों केसेस में क्या हुआ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम फास्ट। कि जब आपने CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो बढ़ाई किस साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे। तो इक्विलिब्रियम कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन इस वक्त किसकी हो गई? आपके प्रोडक्ट की। तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा इस वक्त। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, के प्रोडक्ट की ज्यादा अमाउंट बनेगी। और क्या होगा? और ये होगा कि
equilibrium system moves in a direction which decrease concentration. इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। हमने क्या किया था, हमने रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाई थी, इसलिए इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, जहां कंसंट्रेशन कम हो सके, किसकी, रिएक्टेंट की, क्योंकि हमने रिएक्टेंट की बढ़ाई है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तब कम होगी जब आपका ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन ये तेज होगा और ज्यादा अमाउंट किसकी बनेगी, प्रोडक्ट की बनेगी। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं कि वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO, वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ CO एज वेल एज NO। अब इन तीन केसेस में व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इनमें क्या होगा, इनमें क्या होना चाहिए? अगेन फॉरवर्ड होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्यों फॉरवर्ड होगा? क्योंकि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं रहे, हम कम कर रहे हैं। हम कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स निकाल लिए, हमने कुछ NO2 निकाल दिया, तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसकी तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी उससे कम हो जाएगी, तो अगेन डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर है बेटा? तो बैकवर्ड में ये रिवर्स होगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें भी क्या होंगी, लागू होंगी, सेम ही होगी। क्लियर है? ठीक है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज चेंज्ड, यानी हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दी, हमने टेम्परेचर हमने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो उससे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। द सिस्टम विल नॉट रिमेन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ये जो सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो ये प्रिंसिपल गाइड करता है कि अगर हम किसी की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम, या कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू मूव करेगा टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन, यानी जो डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन साइड होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमने ये एग्जांपल लिया है कि CO2H2 CO2, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में बढ़ाई, व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉरवर्ड, और Q क्या होगा? Kc से इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ेगी। जब प्रोडक्ट बढ़ेगी, क्योंकि अभी फॉरवर्ड रिएक्शन तेज है ना, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेगी बैकवर्ड रिएक्शन तेज होगा और इक्विलिब्रियम कुछ वक्त के बाद एस्टेब्लिश हो जाएगा। फॉर द सेम रीजन अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, अगेन फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम करते हैं फिर भी फॉरवर्ड बढ़ेगा। अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन कम करते हैं फिर भी फॉरवर्ड बढ़ेगा। अगर हम CO की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रेट बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। क्यों? कि हमने इस साइड कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तो इफेक्ट क्या होगा? टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन होगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम करते हैं बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, प्रेशर के इफेक्ट की। देखें, दो बातें, अगर हमारे पास, ठीक है, लिक्विड का इक्विलिब्रियम है, अगर हमारे पास सॉलिड का इक्विलिब्रियम है, अगर हमारे पास गैस का इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमें पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल बिल्कुल क्लोज होते हैं, उस पर जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो बिल्कुल कम होता है। तो जो रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन पे जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो भी बहुत ही कम होगा। क्यों? कि वॉल्यूम इतना, प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर से वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम से कंसंट्रेशन चेंज होती है। हमें पता है, हमें क्या पता है कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो और हमें यह भी पता है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम। वैसे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से होता है। और हमें पता है कि अगर हमारे पास लिक्विड रिएक्टेंट होंगे और लिक्विड प्रोडक्ट होंगे तो बहुत प्रेशर का भी बहुत थोड़ा इफेक्ट होगा, जो कि इतनी ज्यादा माना नहीं रखता। यानी अगर हमारे पास लिक्विड का इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर विल नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास सॉलिड का इक्विलिब्रियम है तो अगेन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं और प्रेशर चेंज करने से उनके वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा रह गया, गैसियस इक्विलिब्रियम। और दूसरी बात कौन सी कंडीशन है कि अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 होगा, प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट on the equilibrium of liquid, pressure has no effect on the equilibrium of solid, pressure has no effect when delta n is equal to 0। अगर रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा का मतलब यह है कि क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वॉल्यूम चेंज का मतलब ये कि मोल्स चेंज नहीं होंगे। अगर रिएक्टेंट में जितने मोल्स हैं प्रोडक्ट में उतने ही मोल्स हैं, ठीक है, यानी 2 मोल ऑन रिएक्टेंट साइड 2 मोल ऑन प्रोडक्ट साइड 44.8 dm3 44.8 dm3। तो प्रेशर का इफेक्ट इक्वल होगा दोनों साइड पे और इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, यानी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट फिर कब होगा, सिर्फ तब होगा कि अगर हमारे पास गैस का इक्विलिब्रियम हो और सेकंड कंडीशन क्या हो कि मोल्स अनइक्वल हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल ना हो, तो प्रेशर का इफेक्ट होगा। इतना क्लियर है भला, यहां तक क्लियर है। तो प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड पर क्यों नहीं होता, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल बहुत टाइटली बाउंड होते हैं और उनके दरमियान इतना फ्री स्पेस नहीं होता। बहुत ज्यादा ही हम प्रेशर एग्जर्ट कर लें तो लिक्विड में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा बहुत ही माइन्यूट होगा, तो कंसंट्रेशन की जो चेंज होगी वो बहुत माइन्यूट होगी और उसको हम निगलिफाई कर सकते हैं। सॉलिड पे तो आपको पता है कि सॉलिड्स आर एब्सोल्युटली इनकम्प्रेसिबल, यानी कितना भी प्रेशर डाल दें सॉलिड की वॉल्यूम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास दूसरी बात, अगर आपके पास किसी की एक्वस सॉल्यूशन है, अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, इसको प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, अगेन नो इफेक्ट, ठीक है। तो प्रेशर सिर्फ एक ही फिजिकल स्टेट पे काम करता है एंड दैट इज व्हाट गैस स्टेट। और गैस स्टेट पे एक कंडीशन है कि डेल्टा एन जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मोल्स सेम ना होने चाहिए। अगर मोल सेम होंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पे इक्वल इफेक्ट होगा, जब इक्वल इफेक्ट होगा तो देयर इज नो इफेक्ट, यानी इक्विलिब्रियम की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। चलें इसको समझने की कोशिश करते हैं। Effect is change in pressure or volume. The chemical equilibrium involving liquids and solids or aqueous solutions are not affected by pressure. ये मैंने अभी आपको बता दिया कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। Only gaseous equilibrium या equilibria शॉर्ट फॉर्म में लिखें, प्लूरल में तो ये लिखेंगे, affected by pressure. Pressure has no effect if reaction proceeds at constant volume, i.e. delta n is equal to 0। यानी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का के नंबर ऑफ मोल सेम है, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, फिर भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम। कि प्रेशर का जो इफेक्ट है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। चलें अब इस प्रेशर के इफेक्ट में एवोगैड्रोस लॉ इज इन्वॉल्व।
एवोगैड्रोस लॉ में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये बात आप जहन में रखें। अब इसका इनर सेंस में मकसद देखें। चलिए दोबारा लिखता हूं कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये बात है। अब अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख के, ठीक है, और हमें यह भी पता है कि कंसंट्रेशन यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉरी, हमें यह भी पता है कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, तो वॉल्यूम कम होने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन? दैट रेट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अच्छा, और इसको हम एक और सेंस में देखते हैं। देखिए, अब ये कहता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे एंड टेम्परेचर जो है आपका वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा कि वॉल्यूम को अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप क्या करें कि प्रेशर चेंज करें, तो वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर से डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए? डिक्रीज होने चाहिए। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि नंबर ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज होने से, प्रेशर बढ़ने से, वॉल्यूम डिक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। तो क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया है, उससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, यानी अदर वर्ड्स में कहें कि कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन? फ्रॉम लो नंबर ऑफ मोल्स टू हाई नंबर ऑफ मोल्स, और हाई नंबर ऑफ मोल्स टूवर्ड्स द लो नंबर ऑफ मोल्स। यानी इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या होगा? हाई टू लो। ठीक है, तो जब आप गैसियस इक्विलिब्रियम का प्रेशर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 रिएक्शन है, मैं एक रिएक्शन ये लिखता हूं कि आपके पास H2 प्लस I2 2HI, मेरे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, मैं इस पे प्रेशर बढ़ाता हूं, मैं इस रिएक्शन का प्रेशर बढ़ाता हूं, ठीक है, तो क्या होगा कि वॉल्यूम कम होगा। अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम कम होगा, और क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स कम होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? नो इफेक्ट एज मोल्स आर। देखिए कंडीशन थी, अगर हम पीछे जाएं तो अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 होगा तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। यहां पे देखिए इक्वल मोल्स है ना, भूल गई ना इकरा आप? तो यहां पे देखिए जरा कि मोल सेम है, 2 मोल्स ईच साइड, तो रिएक्शन इज प्रोसीडिंग विथ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, तो प्रेशर का इफेक्ट दोनों साइड पे क्या होगा? इक्वल होगा। तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन दिस इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा। चले जी, हमारे पास है अमोनिया फॉर्मेशन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3। आपने क्या किया? आपने प्रेशर को इंक्रीज किया फॉर दिस रिएक्शन। अब यहां पे थोड़ा आंसर देने से पहले एक मरतबा फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा,
वॉल्यूम कम होने से अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ मोल्स कम होने चाहिए। तो रिएक्शन का डायरेक्शन वो होगा प्रेशर बढ़ाने से फ्रॉम हाई नंबर ऑफ मोल्स टू द लो नंबर ऑफ मोल्स, हाई नंबर ऑफ मोल्स टू द लो टुवर्ड्स द लो नंबर ऑफ मोल्स। मुझे ये बताएं रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल? 4 मोल। प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल? 2 मोल। तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? क्योंकि रिएक्शन आपका प्रेशर बढ़ाने पे जाएगा फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स टू द लेस नंबर ऑफ मोल्स, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो प्रेशर का इफेक्ट ये है कि रिएक्शन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द मोर नंबर ऑफ मोल्स या टूवर्ड्स द लो नंबर ऑफ मोल्स। सिंपली आप ये बात करें। फिर आप कम कर रहे हैं तो टूवर्ड्स हाई नंबर ऑफ मोल्स, अगर लो कर रहे हैं तो टूवर्ड्स लो नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपने ये समझना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने जब प्रेशर क्या किया, आपने प्रेशर जो है जब इंक्रीज किया, जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया उससे क्या हुआ कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू लो नंबर ऑफ मोल्स होनी चाहिए, ठीक है। लो नंबर ऑफ मोल्स कह लें या मॉलिक्यूल कह लें, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए। अब किस साइड पे डिक्रीज हैं? जिस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो इक्विलिब्रियम आपका हाई प्रेशर पे फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स द मोर नंबर ऑफ मोल्स टुवर्ड्स द लो नंबर ऑफ मोल्स पे क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। अब आपने क्या किया कि इसका प्रेशर डिक्रीज किया। प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ? प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और मोल्स जो हैं वो भी इंक्रीज होने चाहिए। तो प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने से मोल्स इंक्रीज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फ्रॉम लो नंबर ऑफ मोल्स टू हाई नंबर ऑफ मोल्स। तो इक्विलिब्रियम को कहां जाना चाहिए? टुवर्ड्स हाई नंबर ऑफ मोल्स जाना चाहिए। सो लो प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम को कहां शिफ्ट करेगा? इसने कहां शिफ्ट किया? टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसने कहां शिफ्ट किया? टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? चलिए जी, हमारे पास इस तरह से है कुछ कि 2SO3 2SO2 प्लस O2, हमारे पास ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि मोल्स जो है इस साइड पे 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स, और इस साइड पे क्या है? 2 मोल्स हैं। हमने सवेरे क्या पढ़ा कि इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स एंड शिफ्ट। इंक्रीज इन प्रेशर की शिफ्टिंग क्या होनी चाहिए? फ्रॉम एन हाई टू एन लो, के हाई मोल्स से ज्यादा मोल्स जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, मोल्स इंक्रीज होते हैं। तो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग इस तरह से होनी चाहिए कि एन लो टू एन हाई। चलिए अब दोनों इफेक्ट करते हैं। हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, ठीक है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन, क्योंकि मोल्स किस साइड पे ज्यादा हैं? 3 मोल्स हैं, तो हाई प्रेशर का इफेक्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है? आप एवोगाड्रोस लॉ को ना भूलें, उसी को अप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम कम हुआ तो मोल्स कम होने चाहिए, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में मोल्स ज्यादा होंगे रिएक्शन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी लो नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। अब दोबारा अगेन आप क्या कर रहे हो? आपने जो है प्रेशर कम किया, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हुआ, मोल्स भी इंक्रीज होंगे। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि लो नंबर ऑफ मोल्स से हाई नंबर, यानी इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिसमें मोल्स बढ़ रहे हैं। तो मोल्स कहां बढ़ रहे हैं? जब आप प्रेशर डिक्रीज करें तो मोल्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट बढ़े, डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए आखिरी इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर पर। एक बार पढ़ लें कि हमने लिखा क्या हुआ है, बुकिश लैंग्वेज क्या है उसको देख लें जरा। कि एवोगाड्रोस लॉ इज इनवर्टेड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
number of moles. As we know that concentration N upon V is directly proportional to the pressure at constant temperature. The concentration of gases and reactant or product is directly proportional to the pressure and inversely proportional to the volume. यानी ये जो concentration है, it is directly proportional to the pressure and inversely proportional to the volume. तो any factor जो वॉल्यूम को बढ़ाएगी, ऐसा कोई भी फैक्टर जो वॉल्यूम को बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन वही होगा। ऐसा कोई भी फैक्टर जो वॉल्यूम को कम करेगा, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन भी वही होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखो। अच्छा, इंक्रीज इन प्रेशर वगैरह ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, इसको यहां पे सेव करता हूं। इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर। मुझे बताएं 1 2 3 4 5 एंड 6 इफेक्ट क्या होना चाहिए? देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स टू, यानी डायरेक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। डायरेक्शन क्या होगा? बैकवर्ड होगा। मोल्स कहाँ ज्यादा है? यहाँ पे। डायरेक्शन क्या होगा? इंक्रीज इन प्रेशर का बैकवर्ड, फॉरवर्ड। मोल्स कहाँ इक्वल है? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्लियर बेटा? क्लियर? समझ आ गई यहां तक बात? चलिए जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए पहली बात ये कि 3 बातें याद करें। ठीक है, अब देखें, पहली बात कि रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्ट डायरेक्शन विच इज एंडोथर्मिक। यानी आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑलरेडी हीट जनरेट कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से और हीट की मिकदार बढ़ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम वापस रीस्टोर कब होगा? जब वो हीट कम होगी। और हीट कम कैसे होगी? जब रिएक्शन टूवर्ड्स एंडोथर्मिक जाएगा, वो गर्मी क्या कर लेगा? जज़ब कर लेगा। और जितनी गर्मी जज़ब कर लेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा और इक्विलिब्रियम आपका रीस्टोर हो जाएगा। तो जब आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहली बात ये नोट करें कि अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका डेल्टा एच वैल्यू देखें। इफ इट इज पॉजिटिव, अगर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के सामने या अगर प्लस में कोई एनर्जी का वैल्यू दिया है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका जो फॉरवर्ड है वो एंडो है और इसका जो बैकवर्ड है वो एक्सो है। वो क्या है? एक्सो। ठीक है, तो पहली बात ये कि रेट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओनली एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। आप टेम्परेचर कम करोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन स्लो हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों होगा? उसके दोनों एस्पेक्ट देखते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, दूसरा हीट और टेम्परेचर वाला। कि टेम्परेचर बढ़ाने से सिस्टम मूव करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करने से सिस्टम मूव करेगा, इक्विलिब्रियम सिस्टम मूव करेगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर और हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, यानी हाई हीट टू लो हीट और लो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। चलें इसको हम नंबर 2, at high temperature equilibrium shift towards endo, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसका एक डायरेक्शन एंडो होगा, दूसरा एक्सो होगा। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होंगे, एंडो भी होगा, एक्सो भी होगा। ये पहले ये बात समझें। ठीक है, अगर फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा, फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड एंडो होगा। बस ये ध्यान में रखें। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ आ गई है, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आपने किसी रिएक्शन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है उसका टेम्परेचर बढ़ाया, या किसी भी रिएक्शन का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कैसे
एक्ट करेगा कि वो टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगा। और टेम्परेचर कम कैसे होगा? जब वो एंडोथर्मिक डायरेक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और टेम्परेचर को कम करेगा। ये यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? ओके ओके ओके, चलिए अभी हम एक रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर कम कैसे होगा? जब रिएक्शन टेम्परेचर या हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे या हीट एनर्जी रिलीज करे, टेम्परेचर कम कैसे होगा बताएं? एब्जॉर्ब करे, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन जो है इट शुड मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, इट शुड मूव इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंड एंडोथर्मिक कौन सा है? फॉरवर्ड है। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मोर प्रोडक्ट बनेगी, मोर प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। ताकि जो हमने स्ट्रेस अप्लाई की है, किस टाइप की स्ट्रेस अप्लाई की है? हमने कंसंट्रेशन चेंज की है? नहीं, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम अब इस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो कम हो सके, और वो तब कम होगा जब वो टूवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन जाएगा। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर डाउन करेगा ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए। और इस वक्त फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्लियर? अच्छा, अब आप टेम्परेचर डिक्रीज करना जा रहे हो, ठीक है। आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। यानी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर था वो ज्यादा था, अब आपने क्या किया? टेम्परेचर डिक्रीज किया। टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? टू इंक्रीज द टेम्परेचर और टू डिक्रीज द टेम्परेचर। आपने इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो अब इक्विलिब्रियम कैसे एक्ट करेगा? टू इंक्रीज द टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में इंक्रीज होगा? एक्सो में या एंडो में? टेम्परेचर इंक्रीज किस में होगा? एक्सो में। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन एक्सो डायरेक्शन। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है ना, आपने जब टेम्परेचर क्या किया? कम किया, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। यानी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे जो एंडो है वो क्या हो जाएगा? वो स्लो हो जाएगा। अब एक्सो फास्ट नहीं हो रहा, एक्सो अपनी रफ्तार से हो रहा है, पर उसकी कंपैरिजन में एंडो स्लो हो गया, उसकी कंपैरिजन में एंडो क्या हो गया? स्लो हो गया। स्लो हो गया तो क्या होगा? यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए या बैकवर्ड डायरेक्शन जाए? इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और मोर रिएक्टेंट बनने चाहिए, मोर रिएक्टेंट बनने चाहिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है? निवृत्ता अभी क्लियर हुआ या अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ है? चलिए उस पे भी आते हैं, डिक्रीज ये पहले पूरा कर लो, उस पे आते हैं, डिक्रीज इन प्रेशर पे भी आते हैं। चलिए अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन ये है कि A प्लस B, इसने 2C बना दिया और उसके साथ जो है 100 किलो जूल एनर्जी भी दे दी। मुझे बताएं कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? ये एक्सो है, ठीक है। डेल्टा H इज इक्वल क्या है? -100 किलो जूल। आप दो वे में लिख सकते हो, आप आइदर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रोडक्ट के साइड एनर्जी दे दें या सामने डेल्टा H का नेगेटिव वैल्यू दे दें, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है किस में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसका जो फॉरवर्ड है वो एक्सो है और इसका जो बैकवर्ड है वो एंडो है, ठीक है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप टेम्परेचर कम करते हैं, मुझे बताएं डायरेक्शन क्या होगा? जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंडो कौन सा है? क्योंकि एंडो को फॉरवर्ड करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे टेम्परेचर कम हो सके, और टेम्परेचर कम कौन करेगा? एंडो करेगा, ठीक है। तो कहां जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और मोर रिएक्टेंट बनाएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर एंडो को स्लो करेगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक।
अगर आपको ये इफेक्ट समझ आ गया तो ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, उसमें एंडो फॉरवर्ड था, इसमें एंडो बैकवर्ड है, इफेक्ट इज द सेम। यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, इतना भी बता दूं आपको, क्योंकि जब आप सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम से बढ़ाते हैं, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जो टेम्परेचर कम कर सके। अब कम कौन करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करेगा, एंडोथर्मिक करेगा। जब आप इक्विलिब्रियम पे सिस्टम का टेम्परेचर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जो टेम्परेचर बढ़ाए। टेम्परेचर कौन बढ़ाएगा, एक्सोथर्मिक बढ़ाएगा। क्लियर बेटा, क्लियर। चलिए अब हम देख लें कि हमने लिखा क्या है। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, आई द डायरेक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब अटेम्प्ट टू लोअर द टेम्परेचर। कि जब आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हो जो इक्विलिब्रियम में था, तो सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जो एंडोथर्मिक होगा, जो एनर्जी को कम करेगा, जो टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, वो एंडो होता है। सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। क्यों, कि हमने जो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर था उसको कम कर दिया है, उसको कम कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जो उसका टेम्परेचर बढ़ाए ताकि दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सके। क्योंकि टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम नहीं रहा, डिस्टर्ब हो गया, तो वापस कब एस्टेब्लिश होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर किस डायरेक्शन में बढ़ता है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में बढ़ता है। तो लो टेम्परेचर फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप जो ने कहा ना कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सो, नहीं, इसी बात नहीं, अब सेंस को समझिए कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कम टेम्परेचर की साइड जाएगा, हमने अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम मोर टेम्परेचर की तरफ जाएगा, हाई टेम्परेचर की तरफ। और हाई टेम्परेचर कहाँ पे होगा, एक्सो पे होगा। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। कि जब हम कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो रिएक्शन जो है वो आपका थोड़ा सा फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। चलें भाई, मान लें कि रिएक्शन फास्ट हो गया। अब जितना फॉरवर्ड फास्ट होगा, अगर इसी में ये विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप विदाउट कैटलिस्ट करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, पर इन मोर टाइम। ठीक है, अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हैं, ठीक है, आप कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है इन लेस टाइम जो है वो एस्टेब्लिश होगा। क्योंकि ये न सिर्फ क्योंकि आपका जो कैटलिस्ट है न सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाएगा, चले बढ़ाएगा ये फॉरवर्ड की, पर इफेक्ट दोनों पे होगा। कैसे, कि जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगी, जितना जल्दी थोड़े टाइम में अमोनिया के मोल्स बनेंगे, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी तो तेज होगा ना, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड तो नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। जितना तेजी से फॉरवर्ड होगा, जितने तेजी से प्रोडक्ट बनेगी, उतना तेजी से आपकी बैकवर्ड रिएक्शन भी तो होना है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको। तो दोनों आपका कैटलिस्ट क्यों इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इक्वल एक्सटेंट में एक ही जितना फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज करता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी तेज करता है। तो इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है या जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करने से कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, एक फर्क जरूर आता है, वो ये मैंने आपको बताया कि विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम थोड़ा देर से स्टेब्लिश होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी स्टेब्लिश होगा। क्लियर बेटा, क्लियर, ओके। अब ली-चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन यूज करके हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमने पढ़ा कि देयर इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि हम इक्विलिब्रियम को टूवर्ड्स प्रोडक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, हम ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ले सकते हैं। हमने पढ़ा कि देयर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम टेम्परेचर चेंज करके इक्विलिब्रियम को टूवर्ड्स प्रोडक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, वैसे टूवर्ड्स रिएक्टेंट भी शिफ्ट कर सकते हैं। पर इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इंडस्ट्री चला रहा है उसकी कोशिश क्या होगी कि मैं बैकवर्ड रिएक्शन करूं या मैं फॉरवर्ड करूं। मैं फॉरवर्ड रिएक्शन करूंगा ताकि मुझे थोड़े टाइम में थोड़ी एनर्जी पे ज्यादा प्रोडक्ट मिले, ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। ठीक है, तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल हमें गाइड करेगा कि कैसे
क्या कंडीशन यूज करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, टेम्परेचर कितना रखें, प्रेशर कितना रखें, कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिले। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इस बात का। हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, ठीक है। हैबर एक साइंटिस्ट था, बेल्जियन इंजीनियर था, सॉरी वो अर्नेस्ट साल्वे था, ठीक है। तो हैबर प्रोसेस के जरिए हम अमोनिया बना सकते हैं, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो 34% अमोनिया बाय वॉल्यूम बनता है, अमोनिया बाय वॉल्यूम बनता है 34%। अब देखें ये रिएक्शन, ये वैल्यू बता रहा है, दो चीजें हमें पता चली। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पहली बात डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव है, यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। एक्सोथर्मिक है तो इसका जो फॉरवर्ड है वो एक्सो है और जो इसका बैकवर्ड है वो एंडो होगा, ठीक है। तो इधर ही बता दें आप, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में एक्सो है। आप इसकी प्रोडक्ट अमोनिया की प्रोडक्शन कैसे फेवर कर सकते हो? अगर हम टेम्परेचर की बात करें, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर लो रखें या टेम्परेचर हाई रखें, क्या रखें? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसमें हाई टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन को फेवर करेगा, किसको? एंडोथर्मिक को। और एंडोथर्मिक कौन सा? बैकवर्ड रिएक्शन है। पर देखा यह गया कि इस रिएक्शन की जो कंडीशन है, इस रिएक्शन की कंडीशन ये है कि दिस रिएक्शन अकर्स एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो टेम्परेचर तो नहीं है, ये तो हाई टेम्परेचर है 400। क्योंकि इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन सा होता है? या भाई आयरन होगा, या आपका क्रोमियम ऑक्साइड होगा, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। अब आपने जैसे एंजाइम्स में पढ़ा हुआ है कि हर एंजाइम एक ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करती है, इस तरह से कैटलिस्ट का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो अच्छा काम कर सकता है। अब इस कैटलिस्ट आयरन जो यूज करें हम, इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इट इज लाइंग बिटवीन 400 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैटलिस्ट इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छा काम करता है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ाएगा अगर हम टेम्परेचर इतना रखते हैं। तो ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अगर आप इससे टेम्परेचर बढ़ाते हो या अगर आप इससे टेम्परेचर कम करते हो, अगर आप इससे टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो, तो फिर आपका जो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन है वो लेफ्ट राइट जा सकता है, वो लेफ्ट राइट जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये रिएक्शन कब फेवर होगा? जब टेम्परेचर लो हो। पर रिएक्शन कितने में होता है? 400 में। क्यों होता है? मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और ये टेम्परेचर जो है कैटलिस्ट का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और कैटलिस्ट यूज करें या ना करें उसका इफेक्ट क्या होगा नीचे मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, रिएक्शन प्रोसीड्स इन डिक्रीज इन वॉल्यूम आई नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे कम मोल है। मुझे बताएं अमोनिया ज्यादा लेने के लिए प्रेशर क्या करें, लो और हाई? प्रेशर का इफेक्ट क्या होना चाहिए, लो या हाई? हाई प्रेशर क्या करता है कि इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है फ्रॉम हाई नंबर ऑफ मोल्स टू द लो नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम कम होता है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ जब वॉल्यूम कम होगा तो मोल्स कम होने चाहिए, यानी हाई प्रेशर पे इक्विलिब्रियम फ्रॉम मोर नंबर ऑफ मोल्स टू लो नंबर ऑफ मोल्स शिफ्ट होना चाहिए। लो नंबर ऑफ मोल्स किस में है? प्रोडक्ट में। तो क्या होना चाहिए? हाई प्रेशर। अब नॉर्मली इसका जो प्रेशर होता है वो 200 टू 300 एटीएम होता है, यानी हाई प्रेशर। तो इस प्रेशर पे अमोनिया की प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, ठीक है। नीचे आए कि ये हमें इंफॉर्मेशन जो है मिली हुई है, रिएक्शन कैन बी फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए? चलिए इसको देखते हैं जरा। चल भाई, पहली बात है कि लो टेम्परेचर, द सुटेबल टेम्परेचर इज 400। उसका मैंने आपको बता दिया कि ये जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका जो है क्या है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। दूसरी बात, हाई प्रेशर रिएक्शन जनरली कैरिड आउट बिटवीन 200 टू 300 एटीएम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ऑप्टिमम कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन शुड बी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अल्दो द यील्ड ऑफ अमोनिया इज हाई एट दीज कंडीशन, यानी अगर हम लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रखते हैं अमोनिया बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लो टेम्परेचर इसको फेवर करेगा। पर
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी स्लो है। यानी आपको यहाँ पे 34% जो यील्ड मिल रही है वो कब मिल रही है, वो आपको कैटलिस्ट की मौजूदगी में, उसकी गैर मौजूदगी में कह रहा है कि और कम होगी और वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। यानी वो हम एक्सपेंसेस जो कर रहे हैं, रेट रिएक्शन स्लो हो रहा है, तो एनर्जी जो है या कोई भी आप मटेरियल जो आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं प्रेशर मेंटेन करने के लिए, देखिए इतना 200 to 300 एटीएम प्रेशर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जाहिर है कंप्रेसर चाहिए, मशीनरी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, हमें फ्रूटफुल नहीं होगा। फिर मजबूरी में हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे। कैटलिस्ट क्या करेगा, चलें वो भी देखते हैं। Although yield of ammonia is high at these conditions, low temperature and high pressure, but the reaction is very slow and thus process becomes uneconomical, यानी हमारे किसी फायदे का नहीं होगा। Therefore, catalyst is used to increase the rate of reaction. Usually iron oxide or oxides of chromium ये catalyst यूज करेंगे और इक्विलिब्रियम पे हमें 35%। और तीसरा और डिसाइडिंग फैक्टर कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया, कि ये जो अमोनिया बन रहा है भाई, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया, इसको हमने क्या करना है कि कंटिन्यूसली रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। अब रिमूव करने से इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि आप अमोनिया की कंसंट्रेशन कम करें, क्योंकि उसको निकाल ले। निकालने का तरीका क्या है कि आप इसको -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे कूल करेंगे। कूल करने पे क्या हो जाएगा कि ये लिक्विड हो जाएगी एट -33, पर ये लिक्विड नहीं होंगे। तो अमोनिया हमने निकाल दिया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बच गया, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। तो हम दोबारा इसको रिसाइकिल करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, ये दोबारा हमें अमोनिया देगा 35%। हमने जितना अमोनिया निकाला, ठीक है, इस तरह से वारी वारी हम अमोनिया निकालते जाएंगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में धकेलते जाएंगे। कंडीशन क्या होगी, 3 कंडीशन है, बल्कि 4 कर लें आप, ठीक है। पहली बात कि आप टेम्परेचर 400 के दरमियान रखेंगे, 400 to 450, क्योंकि ये ऑप्टिमम कंडीशन है। कैटलिस्ट के बगैर यील्ड पुअर है, तो हमारी मजबूरी है हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। दूसरा, हम हाई प्रेशर रखेंगे। हाई प्रेशर क्या करेगा, रिएक्शन को टूवर्ड्स अमोनिया धकेलेगा। तीसरा, कैटलिस्ट यूज करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो यील्ड पुअर है, तो यील्ड को बढ़ाने के लिए, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, सॉरी, रिएक्शन स्लो था, यील्ड तो अच्छी थी पर रिएक्शन स्लो था। उसके बाद क्या है कि आप कंटिन्यूसली अमोनिया रिमूव करेंगे। जितना आप अमोनिया जल्दी रिमूव करते जाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बुक लिख रहा है कि हम 100% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यही मेथड 4 कंडीशन यूज करके, ली-चैटलियर प्रिंसिपल की कंडीशन अप्लाई करके हम 100% अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।